मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। जनसंवाद यात्रा की शुरुआत पूरे प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र में जनता के बीच में जा करके, जन के बीच में जा करके संवाद की ये जो परंपरा है, दरअसल ये भारत जोड़ो यात्रा का ही एक अगला स्वरूप है। आज की शाम मैं नासिक में खड़ा हूं और आज की शाम से पूरे 1 साल पहले बाला साहब थोराट जी गवाह हैं, वजाहत मिर्जा जी गवाह हैं कि हम लोग आज की शाम, आज से 1 साल पहले यानी कि 6 सितंबर को इस वक्त कन्याकुमारी में खड़े थे और हमारी आंखें गवाह हैं उस ऐतिहासिक यात्रा की कि जब कन्याकुमारी से पूरी कांग्रेस तैयार थी राहुल गांधी के कदम से कदम मिला करके 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा के लिए। बहुत मुश्किल फैसला था। मैं खुद कई बार सोच रहा था कि 3,500 किलोमीटर पैदल कैसे चलेंगे हम सब, राहुल गांधी जी कैसे चलेंगे। और रात के उन लम्हों में कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़ा होकर के मैं ये सोच रहा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। और वो दिन, आज का दिन, नासिक वालों आपको याद है उन दिनों जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे तो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, यह उनका नारा हुआ करता था। लेकिन आज हालत यह हो गई है कि जब कांग्रेस के सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर के उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं कि आइए और अडानी पर जवाब दीजिए, आइए और मणिपुर पर जवाब दीजिए, तो पार्लियामेंट से भागते हैं, कतराते हैं। अभी परसों ही भाजपा के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया आरटीआई लगा करके कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। मुझसे मीडिया के एक साथी ने पूछा कि भाई आप क्या कहते हैं इस पर, तो मैंने कहा भाजपा वालों से पूछा जाना चाहिए कि छुट्टी की परिभाषा क्या है। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और 23 दिन के सेशन में प्रधानमंत्री जी 2 दिन आते हैं तो बाकी 21 दिन छुट्टी ही तो हुई। मणिपुर में हमारी बहनों को, मणिपुर की बेटियों को बिना कपड़ों के हुजूम ने, भीड़ ने परेड करवाई, बलात्कार किए और मणिपुर पर एक शब्द बोलने से कतराने वाले प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलने से परमानेंट छुट्टी ले रखी है। यह छुट्टी ही तो हुई। प्रधानमंत्री जी चलते हुए संसद सत्र के बीच में जाकर के कर्नाटक में चुनाव प्रचार करें या किसी दूसरे राज्य में, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करें तो यह छुट्टी ही तो हुई। आखिर छुट्टी की परिभाषा क्या है? महाराष्ट्र वालों, मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का निर्णय लिया तो मुझे किसी और राज्य से भेजती तो शायद मैं इतना खुद को गौरवशाली महसूस ना करता जितना महाराष्ट्र से भेजने पर खुद को गर्व और फख्र महसूस करता हूं कि एक ऐसे राज्य की नुमाइंदगी, एक ऐसे राज्य का नेतृत्व राज्यसभा में करने का मुझे अवसर दिया। मेरी पार्टी ने, कांग्रेस ने, कि मैं वहां खड़ा होकर के जब मुझे पुकारा जाता है, मेरा नाम पुकारा जाता है कि महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद, तो मुझे उस वक्त एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। ये एक ऐसा कर्ज है और मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर के धन्यवाद अदा करना चाहता हूं बाला साहब थोराट जी का कि आपने उस चुनाव में एक गार्जियन की तरह, जिस तरह से मेरा पूरा चुनाव, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो चुनाव मैं लड़ रहा हूं, आप लड़े उस चुनाव को, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लड़ा उस चुनाव को, तो आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है,
इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने पिछले 9 साल से इस का जीना दूभर कर रखा है, वो आज एक नया शिगुफा लेकर के आए हैं। वो कहते हैं कि अब हम इंडिया नाम बदलेंगे। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि यह सरकार करना क्या चाहती है। पहले इन्होंने 400 रुपए का जो गैस का सिलेंडर यूपीए के शासनकाल में मिलता था उसे 1200 का किया। फिर 10 दिन पहले बोला 200 रुपए सब्सिडी देंगे। अब पहले आपकी जेब से 800 रुपए लूट लें और उसके बाद आपको 200 देकर के कहें कि बहुत खुश रहो। वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए का 60 रुपए लीटर मिलता था उसे 100 रुपए के पास पहुंचा दिया। यह सरकार वो सरकार है कि जो अपने आइडियोलॉजी की, अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स माफ करती है और कफन पर जीएसटी लगाती है। यह सरकार वो सरकार है। यह सरकार झूठों की सरकार है। वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम में खड़े होकर बिहार में बोल रहे थे, मैंने तो यहां एम्स बनवा दिया, और जब लोगों ने जाके ढूंढना शुरू किया तो कुछ था ही नहीं। इसी तरह से आपके सूबे की भी स्थिति है। महाविकास अघाड़ी की सरकार इतना शानदार चल रही थी। कोविड में एक एक नेता ने, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे एनसीपी का हो, सबने जान झोंक करके पूरे महाराष्ट्र की जनता की सेवा की। और जब उस कोविड से उबरने की कोशिश कर रही थी ये सरकार, तो भाजपा जो है लोकतंत्र को लूटने की कोशिश कर रही थी और सरकार को तोड़ करके, सरकार को लूट करके, लोकतंत्र को लूट करके अपनी सरकार बना ली। लेकिन मैं महाराष्ट्र को सलाम करूंगा। अभी जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने भी इंटरनल सर्वे हो, बाहर के सर्वे हो, मीडिया के सर्वे हो, ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा महाराष्ट्र से। इसीलिए परेशान है। अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई तो वह इतनी सफल रही कि जब इधर बैठक चल रही थी तो उधर संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया 5 दिन का। इतना डर है अलायंस से, इतना खौफ है, और अब कहते हैं हम इंडिया हटा देंगे। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी की अगुवाई में संविधान सभा ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। मैं तो जब मजाक के मूड में आता हूं तो कहता हूं कि जो मोदी है वही अडानी है, जो अडानी है वही मोदी है। इसी तरह से जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। कहां कहां से बदलोगे आप, कहां कहां से हटाओगे आप? क्या आप पासपोर्ट से हटा दोगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया? क्या आप ये जो नई नई नोटें हैं अभी जो नई चलाई है इन्होंने, उस पर लिखा हुआ है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या फिर देश दूसरी नोटबंदी के लिए तैयार रहे? मैं तो सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है अलायंस की वजह से, तो क्या आप दूसरी नोटबंदी करने जा रहे हैं क्योंकि आपको नोट से इंडिया शब्द हटाना है? मेरा सवाल है ये। आधार कार्ड पर भी तो लिखा हुआ है, एम्स में भी तो इंडिया है, इसरो में भी इंडिया है, आईआईटी में भी इंडिया है, आईआईएम में भी इंडिया है। कहां कहां से हटाओगे इंडिया? इंडिया भारत है, भारत इंडिया है। क्यों अलग करना चाहते हो? क्यों बंटवारे की राजनीति करना चाहते हो? कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा तो इस सरकार की मार आपने झेली है। आप जब सुबह चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर का स्विच ऑन करती हैं तो मुझे पता है कि उस वक्त आपको लगता है कि बचा बचा के जलाओ, वरना अगला सिलेंडर खरीदने के पैसे जुटे या ना जुटे। आप जब घर में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि 70 रुपए का जो तेल था वो 200 रुपए का कर दिया।
आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, क्या नहीं महंगा कर दिया इस सरकार ने। लुटेरों की सरकार है ये। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिसे आप शहजादा कहते थे, राजकुमार कहते थे, उसी शहजादे ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर सड़कों की धूल फांक करके हिंदुस्तान की जनता से मिलकर उनके दर्द को समझा और उनको सीने से लगाया। आपने क्या किया? आपने 10 लाख रुपए का सूट पहना और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठ करके दुनिया के चक्कर लगाए, अलग अलग देशों में जाकर के अपने नाम के नारे लगवाए। आपने ये किया प्रधानमंत्री जी। ये देश जिस दौर से गुजर रहा है, महाराष्ट्र वालों, आपने हमेशा से देश को, समाज को एक दिशा दिखाई है, एक राह दिखाई है। बहुत ऐतिहासिक जगह पे खड़ा हूं मैं। नासिक सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, लेकिन आज यहां हालत क्या है? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। प्याज का किसान आज खून के आंसू रो रहा है नासिक में। उसे अपनी फसल सड़क के किनारे फेंकनी पड़ रही है और यह सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। हमने देखा है प्रधानमंत्री जी, मैं दिल्ली रहता हूं, कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान आपसे चरौरी मिन्नत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कृषि कानून वापस ले लीजिए, लेकिन आपका अहंकार ये बोल रहा था कि नहीं, हम नहीं वापस लेंगे। 700 किसान जब मर गए तब आपका जमीर जागा और उसके बाद आपने एक दिन उन किसानों से संवाद करके वो कृषि कानून वापस लिया। 700 किसानों की मौत के बाद तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। ये जो भाजपा के नेता हैं जो सरकार में बैठे हों, चाहे यहां चाहे दिल्ली में, इन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता है और कुछ नहीं। वो एक भाजपा के नेता एक गांव में पहुंचे, लोगों को इकट्ठा किया, बोले बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, हम दूर करेंगे। तो गांव के सीधे साधे लोग, उन्होंने कहा हमारी 2 समस्या है। तो नेताजी ने, भाजपा के नेताजी ने कहा बताओ क्या समस्या है। बोले हमारी पहली समस्या यह है कि यहां पे कोई भी अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। नेताजी ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कहां नंबर डायल किया और उसके बाद इधर उधर कुछ बात करके बोले लो मैंने तुम्हारी पहली समस्या हल कर दी, अब दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा कि नेताजी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। इस तरह से यह सरकार चल रही है, इस तरह से काम कर रही है यह सरकार। इनके पास सिर्फ आधार क्या है? हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, दलितों को लड़ा दो, और अगर कोई शांति से आपसे अपना अधिकार मांगना चाहे तो चाहे वो जंतर मंतर पर बैठी हुई पहलवान बेटियां हो, या वो किसान हो, या फिर जालना में बैठे हुए वो मराठा आरक्षण की मांग करने वाले लोग हों, इनके पास सबका इलाज क्या है? लाठी, आंसू गैस। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में खड़ा हूं, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे शांतिपूर्ण तरीके से कुछ मांग रहा है तो दीजिए या ना दीजिए, लेकिन लाठी चलाने का अधिकार आपको किसने दिया है? लाठी का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, जवाबदेही तो आपको लेनी पड़ेगी। यह सरकार, मैंने कहा ना, झूठों की सरकार है। हमने देखा है, हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने मणिपुर जा करके देखा है, वहां के लोगों की पीड़ा को, दर्द को महसूस किया है वहां जा करके। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास 2 मिनट नहीं थे, सिर्फ 36 सेकंड बोले थे एक दिन, वो जिस दिन संसद का सत्र शुरू हुआ था, और हम चीखते रहे, हमारा हर सांसद चीखता रहा। राज्यसभा में आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा कि आइए और मणिपुर पर बात करिए। एक दिन भी संसद नहीं चलने दी इस सरकार ने। नासिक वालों,
मैं आज आपसे बहुत दूर से दो तीन छोटी छोटी बातें कहने आया हूं, लेकिन सबसे पहले हनीफ बशीर साहब ने एक मांग रखी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल जो है उसमें सोनोग्राफी की मशीनें नहीं हैं और भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो नहीं हैं। मैं आपका हूं, मेरे पास जो कुछ है वो आपका है, मेरे पास जो फंड है वो आपका है, जो बजट है वो आपका है। वजाहत मिर्जा जी ने 15 लाख रुपए की मशीनें उपलब्ध करवाने का वादा किया है। मैं 25 लाख रुपए अपने बजट से आपको देता हूं। जो भी मशीनें आपको वहां लगती हैं उनका प्रपोजल भेजिए। मैं 12 तारीख को वापस दिल्ली पहुंचूंगा। मैं कल यहां से बिहार चला जाऊंगा, फिर राजस्थान कार्यक्रम लगे हुए हैं, फिर लौट के दिल्ली पहुंचूंगा। मैं वहां से लेटर आपको भिजवा दूंगा। और साथ ही साथ मैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में हेल्थ का मेंबर हूं, तो आपने जो थोड़ी बहुत ताकत दी है उसमें मेरी कलम में एक ताकत यह भी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए किसी भी विषय पर मैं जवाब तलब कर सकता हूं। आपकी दुआओं ने इतनी ताकत दी है। तो इस अस्पताल की जो और समस्याएं हैं वो भी आप मुझे लिखित में दीजिए। मैं एज ए कमेटी के मेंबर जो है वो यहां के हेल्थ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को और बाकी अधिकारियों को भी यहां पत्र लिखता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कुछ ना कुछ मदद जरूर कर पाएंगे। मैं 2-3 बातें आपसे कहने आया हूं। इस सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ उलझाना जानते हैं। जब आप इनसे सवाल पूछोगे कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए का क्यों हो गया, तो ये आपसे कहेंगे कि 1977 में जब ये हुआ था, तो इसका जवाब क्या है। जब आप इनसे पूछोगे कि गैस सिलेंडर 1200 का कैसे हो गया, तो आपसे जानते हैं ये क्या कहेंगे। ये कहेंगे कि फलाने राजा ने जो किया था उसका बदला अब हम लेंगे। तो भाई, महंगाई बढ़ा करके कौन सा बदला लोगे? लड़ा करके लोगों को कौन सा बदला लोगे? हम कांग्रेस के लोग हैं। आज आप हमसे कह रहे हो कि हम इंडिया हैं और आप भारत हैं। अरे हम कांग्रेस के लोग हैं। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें राष्ट्रीय भी है, भारतीय भी है। हमारे नेता ने 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की और उस यात्रा का नाम क्या रखा? भारत जोड़ो। हम वो लोग हैं। हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। 10 साल से ज्यादा जेल में रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इंदिरा गांधी जी के शरीर पे कितने गोलियों के छेद थे शायद गिना भी नहीं जा सकता। राजीव गांधी जी ने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दिए इस देश के लिए, और आज आप उस पार्टी को कहते हो कि हम समाप्त कर देंगे। आप उस पार्टी के नेता राहुल गांधी से कहते हो कि तुम्हारी संसद सदस्यता ले ली गई है, अब घर खाली कर दो, नोटिस आ जाता है। मैं गवाह हूं उन लम्हों का जब राहुल गांधी जी अपना घर छोड़ रहे थे। 19 साल जिस घर में रहे हो उसे छोड़ते हुए कितना दर्द होता है आप समझते हैं। मैं समझता हूं, क्योंकि परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में। हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। हम समझते हैं उस दर्द को। 19 साल जिस घर में रहे उस घर को आपने महीने भर के अंदर छुड़वा लिया। लेकिन उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। जब वो अलल ऐलान खड़ा होकर के माइक पे कहता है कि कांग्रेस के सिपाहियों डरो मत, एक नारा जब वो देता है तो वो नारा सिर्फ आपके लिए नहीं होता। आपके अंदर एक जज्बा आता है कि हम डरेंगे नहीं, और उधर पूरी सरकार हिल जाती है। मैं इस चीज को दिल्ली में बैठ करके देख रहा हूं। आज हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तो आप नाम बदल दोगे, ठीक है, फिर आप नाम बदल दो। कुछ दिन बाद हम अपने गठबंधन का नाम बदल के अगर भारत रख लेंगे, तब क्या करोगे? कहां भाग जाओगे? तो ये खेल खेलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। इस देश की जनता के लिए कुछ विकास करिए, क्योंकि इस जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है और बहुमत का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। नासिक वालों, आपको वो नारा याद है कि मैं चौकीदार हूं,
मुझे खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। आज स्थिति क्या है? मैं सांसद भी हूं, शायर भी हूं। मैं जब खड़ा हो रहा था तो मुझसे कुछ साथियों ने कहा कि वो एक नज्म भी सुना दीजिएगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं सुना दूं, नहीं आप बाद में कहेंगे कि सिर्फ भाषण सुना के चले गए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये जो साथी बाईं तरफ खड़े हैं, इधर जो दाईं तरफ खड़े हैं, उधर जो पीछे खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए आप जागेंगे और आपकी तालियों का शोर, आपका जो हौसला है, आपकी जो जिंदा दिली है, वो पूरे महाराष्ट्र में जाएगी तो जनसंवाद यात्रा को और ताकत मिलेगी। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पूरे देश में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ाई की हो। अभी बाला साहब थोराट जी से पूछा जाए कि आपके क्लासमेट कौन थे, तो 2-4 निकल आएंगे। लेकिन मोदी जी ने पॉलिटिकल एंटायर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने उनके साथ पढ़ाई की हो। अच्छा, यह भी सच है कि आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने उनके हाथ की बेची हुई चाय पी हो। नहीं मिला कोई, लिटरली नहीं मिला। तब एक शायर जो है वो अपने लहजे में बात करने की कोशिश करता है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतने कमजोर तरीके से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, पहुंचाइए उनके कानों तक कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चलती हुई रेलगाड़ी से पानी टपक रहा है। वंदे भारत का वीडियो तो देखा होगा आप सबने ना। चलती हुई रेलगाड़ी से पानी टपक रहा है, सड़कें धंस रही हैं, पुल टूट रहे हैं, सोना पीतल में बदल रहा है। प्याज का किसान खून के आंसू रो रहा है और सरकार को नाम बदलने की पड़ी है। नासिक वालों, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट नहीं चला सके वो देश क्या चलाएंगे।